हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेग ही नाश। मंत्री अगर प्रिय बोल रहा है तो राज का नाश, गुरु अगर प्रिय बोलने वाले हो गए तो शिष्य का नाश, धर्म का नाश, और वैद्य अगर प्रिय बोलने वाले हो गए, सब मीठा मीठा बोलने लगेंगे तो तन का नाश, शरीर का नाश। आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा कि आज किसी राज सत्ता के बारे में चर्चा हो सकती है। जी हाँ, आज चर्चा होगी शेख हसीना के निर्वासन की। तो उससे संबंधित एक लेख पथिक संदेश पत्रिका में छपा हुआ है। पथिक संदेश लेख पाठन की श्रृंखला का आज का हमारा विषय रहेगा पड़ोस में तख्ता पलट से संबंधित और शेख हसीना और उनके राज और उनकी जो बहुत नज़दीक की जो अभी गलतियां हैं उनसे संबंधित। मंत्रियों ने, उनके संगी साथियों ने उनको दमन का जो तरीका बताया, जो आंदोलन था उसके दमन का जो तरीका बताया, वो ऐसा था कि उसका पूरा का पूरा नुकसान शेख हसीना जी को हो गया और पूरे बांग्लादेश को हो गया। क्योंकि जहाँ पर राजा कमज़ोर तो प्रजा स्वतः ही कमज़ोर। उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोगों का सहयोग करें। राष्ट्रवादी पत्रिकाएं जैसे पथिक संदेश है उसका सब्सक्रिप्शन लें, उसको पढ़ें, ऐसी अन्य पत्रिकाओं को भी पढ़ें, ऐसी पुस्तकों को पढ़ें, ऐसे विचारकों और ऐसे जो राष्ट्रवाद से संबंधित प्रामाणिक लोग हैं उनका समर्थन करें। आज का लेख का पाठन करते हैं। हसीना के विरोधियों से मिल रहे थे अमेरिकी अधिकारी। जिस समय ये सब चल रहा था उस समय शेख हसीना जी के जो मंत्री आदि होंगे वो बड़ा अच्छा रिपोर्ट दे रहे होंगे, परंतु देखिए पीछे की कहानी क्या है कि अमेरिकी अधिकारी विरोधियों से मिल रहे थे। आप तार हिंदुस्तान की समसामयिकी से भी जोड़ सकते हैं। अप्रैल 2023, एक साल पहले की बात है, मैं शेख हसीना बांग्लादेश की संसद में भाषण देते हुए कहती हैं, अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की सत्ता बदल सकता है। उन्होंने बोला था और ये हो चुका है। अब किसने किया, क्या किया, वो तो दिखता है, जिसकी लाठी उसका भैंस। आगे बोलती हैं, अगर उन्होंने यहाँ कोई सरकार बनवाई तो वो लोगों की चुनी सरकार नहीं होगी। किन्होंने? अमेरिका ने। हसीना के इस बयान को के 1 साल और 3 महीने के बाद अगस्त 5 को न सिर्फ उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है बल्कि देश तक छोड़ना पड़ा। 3 दिन बाद बांग्लादेश में रात को अंतरिम सरकार बनी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, नाम याद रखिएगा, को इसका मुखिया बनाया गया। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जिन पर हसीना विदेशी एजेंट होने के आरोप लगाती रही हैं। तो विदेशी लोग कैसे अपने एजेंटों को सही जगह स्थापित करते हैं उसका एक छोटा उदाहरण है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने हसीना के तख्ता पलट में कोई भूमिका निभाई है? 26 मई को बांग्लादेश प्रधानमंत्री आवास पर शेख हसीना ने 14 पार्टियों की बैठक बुलाई। इसमें हसीना ने कहा, बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाकों को तोड़कर
ईस्ट तिमोर जैसा ईसाई देश बनाने की साजिश रची जा रही है। एक व्हाइटमैन ने चुनाव से पहले मुझे ये ऑफर दिया था कि यदि वह अपने देश की सीमा में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति देती हैं तो बिना किसी परेशानी के चुनाव कराने दिया जाएगा। क्षमा कीजिए। शेख हसीना ने ये नहीं बताया कि वो देश और वो व्हाइटमैन कौन है, लेकिन शक की सुई अमेरिका पर उठी। दरअसल जून 2021 में बांग्ला अखबारों में दावा किया गया कि अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप की मांग कर रहा है। यहाँ सैन्य ठिकाना बनाना चाहता है। सेंट मार्टिन द्वीप जिसे लेकर बांग्लादेश की राजनीति में इतना हंगामा मचा, वह सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर का एक द्वीप है। म्यांमार से उसकी दूरी सिर्फ 5 मील है। जून 2023 को शेख हसीना ने कहा था कि विपक्षी पार्टी अगर सत्ता में आई तो वो सेंट मार्टिन बेच देंगी। हसीना ने कहा था कि अगर वो सेंट मार्टिन को पट्टे पर दे देंगी तो उन्हें देश चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन वे देश की धरती को किसी विदेशी के हवाले नहीं कर सकती। इसके बाद अमेरिका और बांग्लादेश के बीच तनाव उनके रिश्ते में दिखाई देने लगा। अमेरिका ने दिसंबर 2021 में बांग्लादेश के रैपिड एक्शन बटालियन पर प्रतिबंध लगा दिया। ये बल 2003 में आतंकवाद रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन विपक्षी नेताओं पर अत्याचार करने के लिए बदनाम था। 2023 में अमेरिका ने बांग्लादेश के कई नेताओं पर वीज़ा प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने तर्क दिया कि बांग्लादेश में चुनाव की प्रक्रिया को कमज़ोर करने वाले हर शख्स को प्रतिबंधित कर देगा। बांग्लादेश में अमेरिका का प्रभाव उसके बनने से पहले से है। जब बांग्लादेश की आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तब अमेरिका पश्चिमी पाकिस्तान का साथ दे रहा था। शेख मुजीबुर रहमान और आवामी लीग के साथ अमेरिका का टकराव बहुत पहले से है। हालांकि शेख हसीना की सरकार में उसके अमेरिका के रिश्ते कायम थे, मगर ये बहुत अच्छे नहीं रहे। बांग्लादेश के चुनाव से पहले ऐसी खबरें आम थी कि अमेरिकी अधिकारी विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। वे कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी पार्टी के नेताओं से भी मिल रहे हैं। कयास है कि बांग्लादेश की स्थिति में अमेरिका का हाथ भी हो सकता है। प्रियंका सिंह कहते हैं कि बांग्लादेश में सरकार बदलने से अमेरिका को फ़ायदा हो सकता है। मोहम्मद यूनुस पश्चिमी देशों से जुड़े रहे हैं, वहाँ काफ़ी काम कर चुके हैं। अमेरिकी प्रणाली से वे काफ़ी घुले मिले हैं। वे अमेरिकी हितों पर ध्यान दे सकते हैं। यदि उन्हें अमेरिका का समर्थन मिल रहा होगा तो ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। मोहम्मद यूनुस ही को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी नवाजा जा चुका है। रमन मैग्सेसे और नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। इस अवार्ड की फंडिंग फोर्ड फाउंडेशन करता है, जो अमेरिका का प्रतिष्ठित संस्थान है। उनकी अमेरिका से निकटता है, ये किसी से छुपी नहीं है। ये फोर्ड फाउंडेशन के लिए कहा ये भी जाता है कि उनकी जो गुप्तचर संस्था है उसका ये फ्रंट फेस भी की तरह भी काम करता है, कहा जाता है। तो हसीना सरकार में जब उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी तो उन्हें अमेरिकी दूतावास में ही शरण ली थी। जनवरी 2007 की बात है। सेना ने बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों ही भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद थी। सेना ने देश को चलाने के लिए बांग्लादेश के नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की। हालांकि यूनुस इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट गए। 17 साल बाद बांग्लादेश में फिर राजनीतिक उथल पुथल मची है। शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई हैं। अब अंतरिम सरकार चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं मोहम्मद यूनुस पर आई है, जिन्होंने 17 साल पहले प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया था। इस बार यूनुस ने प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। तो इसी से संबंधित एक और खबर है कि हिंदुओं से बांग्लादेश सरकार ने माफ़ी मांगी। जब यहाँ पर अत्याचार शुरू हो गया तो तख्ता पलट शेख हसीना का हुआ, मारे गए हिंदू। ये एक डिज़ाइन का पार्ट था। वहाँ पर किसी को स्थापित करना या सत्ता से हटाना ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य कुछ और होते हैं।
तो वो ऐसे दिख जाएगी, हिंदुओं पर भारी अत्याचार हुए। तो पूरे विश्व में हिंदू समाज खड़ा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए, अलग अलग देशों की राजधानियों में, दूतावासों में पर विरोध प्रदर्शन हुए। बांग्लादेश की सरकार उसमें जो ये नई, बांग्लादेश की सरकार तो नहीं कह सकते इसको, जिसकी भी सरकार है वो सरकार, ये पुरस्कार वालों की सरकार, रमन मैग्सेसे या फिर नोबेल वालों की सरकार जो बनी हुई है, इस सरकार ने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हिंदू समाज उद्वेलित था। इस बार हिंदू समाज ने भागने के बजाय डटने का निर्णय किया था, तो उसका असर है कि बांग्लादेश में हाल की धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा और अराजकता के चलते देश की नई अंतरिम सरकार के गृह विभाग के सलाहकार सखावत हुसैन ने माफ़ी मांगते हुए एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार हिंदू समुदाय की रक्षा करने में असफल रही है। यह माफ़ी ऐसे समय में आई है जब बांग्लादेश में हिंदू समाज के खिलाफ हिंसा में तेजी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप कई मंदिरों पर हमले हुए और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के मामले बढ़े हैं। मंदिरों पर हमले, तोड़ फोड़, घरों को जलाने, लूटने जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। इन हमलों में न केवल हिंदू समुदाय को असुरक्षित महसूस कराया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उजागर किया है। हजारों हिंदुओं ने इस हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। इन हिंसात्मक घटनाओं के बीच सखावत हुसैन ने एक बयान में कहा, हम आपकी रक्षा करने में विफल रहे हैं और इसके लिए हमें खेद है। यह हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, लेकिन हम इसमें असफल रहे हैं। ये लिप सर्विस बहुत बार हो चुकी है। डायरेक्ट एक्शन के समय भी लिप सर्विस हुई थी। नौखाली वाला जो कांड हुआ था, गांधी जी भी उधर गए थे, पर वो रोक तो कुछ नहीं पाए। जो हो रहा था वो होता चला गया। ये नौखाली वहीं बांग्लादेश में ही है, नौखाली, और वहाँ पर ये दोबारा हो रहा है। नौखाली तो ख़त्म हो गया होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन जहाँ जहाँ हिंदू आबादी थोड़ी बहुत रहती है वहाँ पर ये दोबारा हुआ। तो फिर से एक बार और माफ़ी मांग ली गई है और हिंदू समाज माफ़ी कर भी देगा। और परंतु ये एक बात अभी ध्यान में आई है कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है, इसको बिल्कुल शांत तरीके से चुपचाप मरने कटने के लिए हिंदू समाज सिर लेके नहीं खड़ा रहा। वो भी खड़े हुए, उन्होंने भी प्रतिकार करना शुरू किया, कम संख्या में लेकिन संगठित हुए। तो उसका असर है कि आज के समय में जब पूरा विश्व एक दूसरे से गुथा हुआ है तो चीज़ों का असर होता है। इसलिए संगठित होना आवश्यक है, संगठित बनना चाहिए। आप लोगों को ये लेख पाठन की श्रृंखला कैसी लग रही है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, ताकि हमें भी उस तरीके से कुछ इसमें बदलाव या फिर सुधार करने का जो भी स्कोप है वो बनेगा। तो आज का लेख पाठन समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे अनुरोध है कि इस पोस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।